Assalamualaikum guys and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be discussing another type of reactions in organic chemistry that are the elimination reactions, which are commonly known as E1 and E2 type reactions. Elimination reactions की आज की वीडियो पे हम कंप्लीट डिटेल से स्टडी करेंगे कि elimination reactions हमारे पास क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, मैकेनिज्म क्या है और साथ ही साथ काइनेटिक एविडेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं विद एलिमिनेशन रिएक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं एंड द रीजन इज दैट फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन का होना इज अ मस्ट। अगर बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँ इस फिगर से, तो ये मेरे पास कार्बन है जिसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल हैलाइड्स के केस में हेलोजन अटैच्ड होगा वो मेरा अल्फा कार्बन होगा, और जो कार्बन इस अल्फा के साथ अटैच्ड होगा वो बीटा, जो बीटा के साथ वो गैमा। तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए बीटा कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, और जो हाइड्रोजन्स बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हैं वो बीटा हाइड्रोजन्स कहलाते हैं। यानी अगर मुझे एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है तो मुझे बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन्स का होना मस्ट है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जहाँ एक कार्बन से हम क्लोरीन को एलिमिनेट करते हैं, वहीं उसके एडजेसेंट बीटा कार्बन से एक बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, यानी एल्कीन्स बनाते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के अगर मैं डिफाइन करूं तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच द क्लोरीन एटम फ्रॉम वन कार्बन इज रिमूव्ड एंड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन विच इज द बीटा कार्बन another hydrogen is removed and then a double bond established between the two adjacent carbon atoms giving a carbon to carbon double bond or an alkene। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास एक ऐसे रिएक्शन है जिसपे बीटा हाइड्रोजन का होना इज अ मस्ट, बिकॉज एट द एंड जो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एक अल्कीन है। तो आई गेस ये क्लियर हो चुका होगा कि बीटा एलिमिनेशन हम इसको क्यों कहते हैं। अब चलते हैं अपने E1 टाइप की तरफ, जो कि है फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखूं तो हम कहते हैं कि ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी, मैंने बताया था कि यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर की टर्म हम रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह का है या रेट ऑफ रिएक्शन उस तरह का है। तो ये मैं आपको यूनिमोलिकुलर का टर्म विद द हेडिंग ऑफ काइनेटिक एविडेंस एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों हम इसको यूनिमोलिकुलर कह रहे हैं। इसके अलावा जो सेकेंड हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है E1 टाइप की, वो ये है कि ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है। इस रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं एंड द रीज़न कि 2 स्टेप रिएक्शन क्यों है वो ये है कि E1 सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ही दिखाते हैं, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स इतने स्टेबल कार्बोकैटाइंस होते हैं कि वो 2 स्टेप लेते हैं एलिमिनेशन दिखाने के लिए। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स बीइंग स्टेबल कार्बोकैटाइंस। E1 रिएक्शन हमारे पास क्या है? एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ये 2 स्टेप में प्रोसीड करता है, और रीज़न क्या है? क्योंकि E1 रिएक्शन टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं एंड दे आर वेरी स्टेबल कार्बोकैटाइन, इसलिए हम 2 स्टेप करते हैं। पहले स्टेप पे हमारा हेलोजन रिमूव होता है और फिर दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव होता है और फिर एक डबल बॉन्ड बनता है। अब अगर इसके मैकेनिज्म की तरफ आएँ तो जस्ट एज आई सेड कि ये 2 स्टेप में होता है। तो इसका पहला स्टेप मेरे पास है formation of a carbocation या फिर रिमूवल ऑफ हेलोजन, दोनों में से आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। अंडरस्टूड बात है, हमने हेलोजन को रिमूव करना है, कार्बोकैटाइन बनाना है। तो फिर यहाँ पे मैं टर्शियल अल्काइल हैलाइड लेती हूँ, ये मेरे पास Cl के साथ अटैच्ड हो गया। अगर सिंपली मैं इस तरह ले लूँ, ये लाइक दिस, ये मैंने एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया रैंडम सा। अब जब मैं इसका करवाऊंगी, पहले आयनाइजेशन होगी, मेरे पास एक कार्बोकैटाइन बन जाएगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा।
एक CH3, यहाँ एक CH3, यहाँ CH3 हमारे पास, यहाँ दो H हैं और यहाँ मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस मेरे पास क्लोरीन विद अ नेगेटिव चार्ज। अब जो ये मेरे पास स्टेप है ये एक स्लो स्टेप है, ये बहुत आहिस्ता से प्रोसीड करते हैं, इसलिए ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। हमने ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ा था कि स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटर्मिन करता है। तो जो हमारे पास पहला स्टेप है जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड से कार्बोकैटाइन और साथ एक हेलोजन बनाया, वो हमारे पास स्लो स्टेप है, ये हमारा रेट को डिटर्मिन करेगा एट द एंड। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने कार्बोकैटाइन बना लिया। अब सेकेंड स्टेप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अटैक ऑफ बेस। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल पढ़ी थी, यहाँ हम बेस से काम करेंगे। इस एक्शन में क्या होता है कि बेस, सबको पता है कि बेस क्या होती है, इट इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, एंड बाय प्रोटॉन आई मीन अ हाइड्रोजन आयन, यानी H पॉजिटिव आयन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि मेरे पास जो ये कार्बोकैटाइन है, अगर मैं इसको फिर से यहाँ ड्रॉ करूँ, और यहाँ मेरे पास मेरी बेस आ जाती है, इसको मैं सिंपली बी से डोनेट कर रही हूँ, तो मैं बेस पूरा लिख देती हूँ बेस, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ हमारे पास कोई भी बेस आ सकती है, इट कुड बी हाइड्रोक्साइड, OH, सियानाइड, थायोल, कुछ भी हो सकता है जो कि एक प्रोटॉन एक्सेप्टर जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, जो ये बेस है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगी और ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के चला जाएगा। यहाँ पहले से एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वैसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास रिजल्टेंट में क्या होगा कि पहले तो ये बेस और हाइड्रोजन अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। फिर जो यहाँ मेरे पास बात थी, अब इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो ये कार्बन है वो इस कार्बन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक ऐसा बॉन्ड जिस पे एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर या कुछ इस तरह का एथीन एल्कीन बन जाएगा, जब ये ब्यूटीन है हमारे पास, तो इस तरह का हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। तो हमारे पास एट द एंड ये बेस और हाइड्रोजन का कॉम्प्लेक्स बन गया और हमारे पास एक एल्कीन बन गया। यानी स्टार्टिंग हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पे की थी फ्रॉम अ टर्शियल कार्बोहाइड्रेट, फिर हमारे पास एक टर्शरी कार्बोकैटाइन बना, क्लोरीन एटम रिलीज हो गया, फिर हमारे पास बेस ने आके अटैक किया और हमारे पास एक एल्कीन बन गया। तो गैस यहाँ तो मैंने सारी बात कर ली कि टर्शरी कार्बोकैटाइंस पे क्या होता है, लेकिन अगर मेरे पास एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जो कि एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन जो कि एक लेस स्टेबल कंपाउंड है बनाए, तो फिर क्या होगा। अगर मैं ये देखूँ तो मेरे पास एक रैंडम सा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की मैं आयनाइजेशन करनी फर्स्ट स्टेप करवाऊँ E1 रिएक्शन, तो मेरे पास क्लोरीन एटम रिलीज होता है और एक इस तरह का सेकेंडरी अनस्टेबल सा कार्बोकैटाइन बनता है। ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये अपने आप को इस फॉर्म पे नहीं रहने देता और एक रीअरेंजमेंट कर लेता है। ये क्या करता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इस कार्बन के पास था, इसको वो कन्वर्ट कर देता है या ट्रांसफ़र कर देता है इस कार्बन के पास, और एक जो इसका मिथाइल ग्रुप है इसको अपने पास ले जाता है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखा जाए जो अब जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया है वो टर्शरी कार्बन है, उसको 3 कार्बन सराउंड करें, तो इसलिए ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन, एक टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाता है। और जो पहले एक अनस्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, अब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह सेकेंडरी अल्काइलाइड्स अपने आप को पहले रीअरेंज करते हैं इन एलिमिनेशन रिएक्शन और फिर वो आगे प्रोसीड करते हैं। फिर जो आगे सेकेंड स्टेप था अटैक ऑफ बेस, वो इसी तरह एज फॉलो होगा। अब हम चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ E1 रिएक्शन, दैट इज काइनेटिक एविडेंस। तो यहाँ मैंने टर्म यूनिमोलिकुलर छोड़ी थी, अब वो यहाँ एक्सप्लेन करने वाली है। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है, यूनि मीन्स वन
एंड मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल। तो रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद है कि E1 रिएक्शन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, और वो मॉलिक्यूल क्या है, एल्काइल हैलाइड। तो काइनेटिक एविडेंस का एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑफ E1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जितने ज़्यादा अल्काइल हैलाइड्स होंगे उतने ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा अप टू अ सर्टेन पॉइंट। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास E1 है वो यूनिमॉलिक्यूलर हैं, कज उनका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक यानी यूनिमॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। यहीं से मैं कहती हूँ कि जिसको ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है, एज स्टडीड इन फर्स्ट ईयर FS सीमा में पर ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, वो इसका होगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रीजन बीइंग कि सिर्फ एक चीज़ पे ही रेट डिपेंड कर रहा है। यानी यहाँ आके हमारा E1 ख़त्म हो गया। हमने देखा कि यूनिमॉलिक्यूलर है, 2 स्टेप्स होते हैं, टर्शियल अल्काइल करते हैं, मैकेनिज्म उसका स्टडी किया, फिर देखा कि सेकेंडरी अल्काइलाइड्स किस तरह करेंगे, फिर हमने इसका एविडेंस स्टडी किया। अब हम चलते हैं सेकेंड पेज तक जहाँ पढ़ेंगे E2 मैकेनिज्म। सो गाइस लेट्स स्टार्ट आर E2 टाइप रिएक्शन के E2 टाइप रिएक्शन में क्या होता है। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो E2 टाइप जो है वो एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। यहाँ से काफ़ी का आइडिया हो चुका होगा कि बायोमोलर रिएक्शन से क्या मतलब है, लेकिन अगेन ये आपकी आसानी के लिए मैं काइनेटिक एविडेंस के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगली बात है कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक स्टेप होता है। और रीज़न क्या है इस एक स्टेप के होने का, कि जो हमारे पास E2 रिएक्शन है वो सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ही शो करते हैं, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इतने अनस्टेबल कार्बोकैटाइन बनाते हैं कि हमारे पास एक ही स्टेप में हैलोजन रिमूव भी हो जाता है और बेस हाइड्रोजन भी ले जाती है, और एक ही स्टेप में हमारे पास एल्कीन बन के तैयार हो जाते हैं। तो E2 टाइप रिएक्शन हमारे पास क्या है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, एक स्टेप में प्रोसीड करते हैं क्योंकि E2 सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटाइंस बनाते हैं, और इससे क्या होता है कि एक ही स्टेप के अंदर हमारे पास सब कुछ हो जाता है। अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म 1 स्टेप रिएक्शन है। अगर मैं एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ड्रॉ करूं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ मैं अपनी बेस ऐड करती हूँ। अब मैंने बोला था कि बेस ने क्या करना है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, और किससे, हमेशा बीटा कार्बन से। बी फॉर बेस, बी फॉर बीटा। तो बीटा कार्बन से हमेशा उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ से किसी भी हाइड्रोजन को टारगेट कर लेगी। यहाँ जो हाइड्रोजन था वो अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन को देके जाएगा, यहाँ से क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाएगा, कार्बन का भी। तो फिर यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग पे एक ट्रांजिशन सी स्टेट बनेगी। उस ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा कि जो बेस है वो अपना बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रही होगी, एट द सेम टाइम हाइड्रोजन अपना बॉन्ड कार्बन के साथ तोड़ा होगा। ये बाकी हाइड्रोजन आगे, ये हमारे पास पहला कार्बन बॉन्ड विद हाइड्रोजन। यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जो ये कार्बन और Cl का बॉन्ड था ये भी टूट रहा होगा, और जो यहाँ से ये 2 कार्बन हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाना शुरू हो जाएंगे। इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर ट्रांजिशन स्टेट को। ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा कि 2 बॉन्ड टूट रहे होंगे और 2 ही बन रहे होंगे। इस पे यहाँ से जो बेस थी वो H के साथ अपना बॉन्ड बना रही है, इस्टेब्लिश कर रही है। यहाँ से जो हाइड्रोजन था अब बेस के साथ जा रहा है, तो वो C से अपना बॉन्ड तोड़ा है, यहाँ आसपास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ा है इसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे कार्बन के पास वो इससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, और रिजल्टेंट में हमारे पास एक स्पीशीज सिंगल स्टेप पे हमारे पास एक एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा, और साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन और बेस का कॉम्प्लेक्स, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी बेस OH है तो वाटर बन जाएगा, अगर कुछ साइनाइड है तो हाइड्रोजन साइनाइड बन जाएगा, साथ हमारे पास जो क्लोरीन था वो निकल गया। यानी एक ही स्टेप पे पूरा रिएक्शन हो गया। पहले मेरे पास मैंने बेस ली, साथ मैंने उसके अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऐड किया, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनी,
उस सारे स्टेट में क्या हुआ कि दो बॉन्ड टूट रहे हैं, दो बॉन्ड बन रहे हैं, बेस हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कार्बन अपने बॉन्ड तोड़ रहा है, कार्बन क्लोरीन तोड़ रहा है और कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। और फिर हमारे पास क्या हुआ कि एक ही स्टेप के बाद एक एल्कीन हमने गेट किया, हमने हाइड्रोजन बेस का कॉम्प्लेक्स और एक क्लोरीन बनाया। अब अनदर क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि बच्चे बोलेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट को हम स्टेप क्यों नहीं कंसिडर करें, कि हम एक चीज़ बना तो रहे हैं, बट डियर स्टूडेंट्स जो ये ट्रांजिशन स्टेट है वो फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है, और इसी वजह से जब हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये स्टेट ऑब्टेन नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि एनी थिंग दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन द एंड प्रोडक्ट्स उसकी बनना हम नहीं मानते। वो एक इंटरमीडिएट तौर पे बनते हैं ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को एक अनदर स्टेप कंसिडर नहीं करते। अब आते हैं इसकी काइनेटिक्स की तरफ, काइनेटिक एविडेंस। काइनेटिक एविडेंस मैंने पहले बोला था कि बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, बाय का मतलब दो, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल, यानी इसका जो रेट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले तो ऑब्वियसली अल्काइल हैलाइड होगी, दूसरी इसके केस में बेस है। यानी अगर इन दोनों में से एक की या दोनों की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ से बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड और बेस की कंसंट्रेशन पे। सो लेट्स हैव अ स्मॉल ओवरव्यू कि E2 रिएक्शन क्या है। E2 बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें प्राइमल अल्काइल हैलाइड्स हैं जो कि हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटायंस बनाते हैं। एक ही स्टेप में हमारे पास बेस ऐड होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर मेरे पास एल्कीन और आगे से हमारे पास चीज़ें गेट हो जाएंगी। काइनेटिक एविडेंस देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, अल्काइल हाइड्राइड की कंसंट्रेशन पे और बेस पे। ऐसा हमने बोला है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें रिएक्शन का रेट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। गाइस एट द एंड सिंस इट इज़ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं कि E1 और E2 के दरमियान डिफ्रेंसिएशन करें। तो सिंपली बात है कि E1 हमारे पास यूनिमोलिकुलर है, E2 मेरे पास बायोमोलिकुलर है। E1 पे टू स्टेप रिएक्शन है, E2 मेरे पास वन स्टेप रिएक्शन है। E1 मेरे पास टर्शियल कार्बोहाइड्रेट शो करते हैं, E2 मेरे पास प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट शो करते हैं। E1 पे मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, E2 पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है मेरे पास। फिर जो मेरे पास E1 है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, E2 मेरे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। E1 का रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि E2 का मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड प्लस बेसिक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो गैस यहाँ आके मेरा आज का लेक्चर खत्म होता है जो कि था एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आई होप आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी सो फील फ्री टू comment me in the comment box below. Moreover, I'll be adding my Instagram ID as always in my description box so that you could DM me on Instagram as well. इसके अलावा I wish you best of luck in your future. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।